हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। तो बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, तो बच्चों जब पुराने समय में ब्रिटिश भारत आए थे तो ज्यादातर जो चीजें थी जो गांव वालों को चाहिए थी वो गांव वाले खुद प्रोड्यूस करते थे। तो फार्मर जो थे, किसान जो थे, जिस लैंड पे वो कल्टीवेट करते थे वो उनको कोई बेदखल नहीं कर सकता था। किसानों का उनकी जमीन पर पूरा अधिकार था एंड दे हैड टू पे ओनली ए पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूसेस एज रिवेन्यू। रिवेन्यू की तरह से वो सिर्फ अपनी फसल का थोड़ा हिस्सा ही देते थे। इन केस ऑफ नेचुरल कैमिटीज, जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी जैसे कि सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो ये रिवेन्यू जो था या तो कम कर दिया जाता था या माफ कर दिया जाता था। कॉलोनियल एग्रेन पॉलिसीज, तो बच्चों आपने पिछले लेसन में पढ़ा था बक्सर के युद्ध के बारे में, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो ये फिक्स था एंड हैड टू पे बी पेड इन कैश, और हमेशा कैश में दिया जाता था। कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाता था। व्हेन जब अगर फसल नहीं भी हुई तब भी कोई कंसेशन नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से जो भारतीय लोग थे, पर्टिकुलरली जो किसान थे और क्राफ्टमैन थे, वो बहुत ही परेशानियों से गुजर रहे थे। तो रिवेन्यू का कलेक्शन उनके लिए कंपनी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि उनको बहुत बड़ा फंड मैनेज करना होता था अपने स्टेट के मामलों के लिए। तो 3 नए रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम थे जो क्रिएट किए गए थे इस पर्पज से। जैसे कि पहले थे परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटल सिस्टम और रियोटवारी सिस्टम, इजारदारी सिस्टम। द परमानेंट सेटलमेंट 1793 में जो हुआ, तो इसमें ड्यूरिंग द वेरन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरलशिप, तो जो कंपनी थी वो ऑक्शन कर रही थी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर, जो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाता था उससे करती थी। हाउएवर द सिस्टम कुडंट सक्सीड, ये सिस्टम भी सफल नहीं हो पाया, इसलिए इन ऑर्डर टू इंश्योर ए स्टेबल एंड फिक्स्ड इनकम, उन्होंने क्या, कंपनी ने गवर्नर के अंडर में, गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर में, उन्होंने फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू जो था बंगाल का और बिहार का डिसाइड कर दिया उन्हें परमानेंट बेसिस। तो ये सिस्टम जो है वो इफेक्ट में 1793 से आया। इस सिस्टम के अंदर जो जमींदार थे वो जमीन के मालिक बन गए एंड हु हैड टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर, जो हर एक साल सरकार को एक फिक्स्ड अमाउंट रेवेन्यू की तरह देते रहे, वो उस जमीन के मालिक बन गए। इन केस ऑफ हिज फेलियर टू, यदि वो किसी वजह से वो नहीं दे पाते तो ही कुड बी evicted and the land could be given to someone else. इसके बाद महलवारी सिस्टम में क्या था, ये सिस्टम जो था ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, मध्य प्रदेश के हिस्सों में और पंजाब में बाई हॉल्ट मैकेनिज्म इन 1822। इस सिस्टम के अंतर्गत जो लैंड के मालिक थे वाज वेस्टेड ऑन ग्रुप ऑफ विलेज, जिनको कि महल्स बोला जाता था, और रेवेन्यू के कलेक्शन की जो जिम्मेदारी थी इन जमीनों के लिए वाज इंटरेस्टेड विद द महल। फिर रियोटवारी सिस्टम था, तो इस सिस्टम में सबसे पहले थॉमस मुनरो इन मद्रास प्रेसिडेंसी वो इंट्रोड्यूस हुआ। इस सिस्टम के अंतर्गत जो रियोट या जो किसान होते थे वो जमीन के ओनर की तरह रिकॉग्नाइज किए जाते थे एंड एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रिवेन्यू। लेकिन ये रिवेन्यू जो था एक्सॉर्बिटेंट था, इतना ज्यादा था, एज हाई एज 50% ऑफ टोटल प्रोड्यूस, मतलब जितनी उनकी फसल होती थी उसका 50% उन्हें देना पड़ता था। लेकिन इतने हाई रेट जो था रिवेन्यू का वो रिसेंटमेंट था किसानों के बीच में। इसके बाद इजारदारी सिस्टम था, ये जो था वेरन हेस्टिंग्स के समय में था and this system came to be introduced. It is also known as system of auction, क्योंकि जो लैंड थी, जो हाईएस्ट बिडर, जो उसकी सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको दे दी जाती थी। और ज्यादातर जो बोली लगाने वाले थे वो जनरली एक्चुअली जो वो पे कर सकते थे उससे ज्यादा की बोली लगाते थे एंड दे डिड नॉट कल्टीवेट द लैंड देमसेल्फ, वो खुद से तो खेती करते नहीं थे, दे हैड द टेनेंट्स, और छोटे किसान को रखते थे उसके लिए। तो इन किसानों की कंडीशन थी बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि जो बोली लगाने वाले थे वो एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम फ्रॉम देम। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, जितने भी सिस्टम्स थे लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के, वो मैक्सिमम रिवेन्यू लैंड का लेने के लिए उनका उद्देश्य यही था कि सबसे ज्यादा लैंड का रिवेन्यू कलेक्ट किया जाए। इम्पोरिशमेंट ऑफ द पीसेंट्री, तो बच्चों जो किसानों की जो कंडीशंस थी वो
धीरे धीरे डिट्रियोट होती गई ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार की वजह से उनकी स्थिति खराब होती चली गई। द सोल इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट वाज टू कलेक्ट मोर एंड मोर रिवेन्यू। उनका जो मुख्य उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू इकट्ठा करना था। कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए खेती की और दूसरी फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए। और किसान तो वो पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड हो गए। मानसून के फेलियर से क्या होता था, सूखा आ जाता था या सूखा पड़ जाता था, भुखमरी आ जाती थी, लाखों लोग मर जाते थे जिसकी वजह से, सूखे की वजह से। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, तो अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एक किसान की जो जमीन होती है उसके डेथ के बाद वो इक्वली उसके बेटों के बीच में डिवाइड कर दी जाती है। और जब जॉइंट ओनरशिप होती है किसी लैंड की तो वो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स में बढ़ जाती है। अर्निंग फ्रॉम स्मॉल लैंड, ये जो छोटी सी लैंड से जो भी कमाई होती है वो उसके परिवार को, कल्टीवेटर के परिवार के को जीवन यापन के लिए काफी नहीं होती। एंड देयर वाज नो अदर मींस ऑफ अर्निंग ईदर। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, तो शुरुआत में 19 शताब्दी की शुरुआत में ये ट्रेंड था कैश क्रॉप्स उगाने का, जैसे कि जूट, ऑयल सीड, शुगर केन। तो ये प्रॉफिटेबल था ब्रिटिश के लिए क्योंकि वो वाइडली ब्रिटिश में यूज किए जाते थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। जबकि किसान जो थे वो ज्यादा पैसा लगाते थे इन प्रोडक्ट के लिए, लेकिन उसके बट इट रिजल्टेड इन ए डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। और इसकी वजह से उनको थोड़ी फूड सप्लाई में कमी हो जाती थी। और इट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ रीसेंटमेंट अमंग द फार्मर। उसके बाद क्रॉप्स फॉर यूरोप, तो 19 शताब्दी में कल्टीवेशन जो था कमर्शियल और कैश क्रॉप का वो बढ़ गया था, जैसे कि जूट, ऑयल सीड, शुगर केन वगैरह। ब्रिटिश को भी एहसास हुआ कि कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रिवेन्यू, ये बढ़ा फसल को बढ़ा सकते हैं जितनी यूरोप को रिक्वायर्ड है। 18 शताब्दी के अंत तक कंपनी जो थी वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, उसको फैलाने की कोशिश कर रही थी। डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, तो 13 शताब्दी के तक इंडियन इंडिगो जो था वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली में यूज किया जाने लगा था। फ्रांस और ब्रिटेन कपड़े को डाई करते थे। हाउएवर केवल इंडियन इंडिगो की छोटी मात्रा ही यूरोप मार्केट तक पहुंच पाती थी और उसकी जो कीमत होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। और जब कभी ये कपड़े डाई करने वाले जो थे इंडिगो को एज ए डाई प्रेफर करते थे। इंडिगो एक गहरा ब्लू कलर होता था। 17 शताब्दी तक यूरोपियन कपड़े जो थे वो, उनकी गवर्नमेंट ने उस इंडिगो इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था, उसके रिलैक्सेशन पर। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया फॉर इंडिगो। लास्ट 18 शताब्दी के आखिरी दशकों में इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल ने बहुत ही तेजी से विस्तार किया और बंगाल इंडिगो जो था वो वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेशन में आ गया। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो का व्यापार बढ़ा तो कमर्शियल एजेंट और ऑफिशियल जो थे कंपनी के वो इंडिगो प्रोडक्शन पर खर्च करने लगे अपना पैसा। एंड हाई प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट से ये अट्रैक्ट हुए। बहुत सारे स्कॉट्समैन थे, ब्रिटेन थे जो भारत आए और उन्होंने प्लांट लगाए। फिर इंडिगो फार्मिंग ऑन रियोट्स लैंड, तो अंडर द रियोटवार सिस्टम प्लांटर्स जो थे वो रियोट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता था उसको साइन उन्हें करना पड़ता था। जो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते थे उन्हें कैश क्रॉप वो एडवांस में कैश ले सकते थे या कम कीमत पर ले सकते थे पैसे इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन लोन जो था वो रियोट्स को इंडिगो कल्टीवेटिंग करने के लिए कमिटमेंट होता था। फिर फराजी मूवमेंट, तो फराजी मूवमेंट जो था वो डूडू मियां चलाता था जो कि एक मुस्लिम था। और वो लोगों के ऊपर उन्हें इंडिगो नहीं बोने के लिए बोलता था। नियरली 1/6 पार्ट ऑफ बंगाल केम अंडर हिज वे। फिर वहाबी मूवमेंट था। ये मूवमेंट जो था वो सैयद अहमद ऑफ बरेली ने स्टार्ट किया था और वो एक वहीब सेक्ट का लीडर था। इसके बाद इंडिगो रिबिलियन, तो 19 शताब्दी में इंडिगो रिबिलियन बंगाल में हुआ। एंड जिसमें थाउजेंड्स ऑफ किसान थे, उन्होंने इंडिगो को उगाने से मना कर दिया। और ये जो क्रांति थी अक्सर वो वायलेंट हो गई और बहुत सारे ओकेजन पर प्लांटर्स और उनके आदमी जो थे वो अटैक किए गए और उनको उनका पीछा किया गया। बहुत सारे गांव में जो हेडमैन थे वो फोर्स किए गए इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। एंड मजिस्ट्रेट एशली एडेन ने एक नोटिस इशू किया रियोट्स को स्टेट करने के लिए, would not be compelled to accept indigo contract. Thank you.